नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। यस बैंक के साथ पाइए 7% अपने बचत खाते पे। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। आदेश फार्मा का AP स्पेशल बाम, दर्द हो जाए छू मन। शहर में आदमी कोई भी नहीं कत्ल हुआ, नाम थे लोगों के जो कत्ल हुए। सर नहीं काटा किसी ने कहीं पर कोई, लोगों ने टोपियां काटी थी जिसमें सर थे। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो जिद है सच दिखाने की। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं गुड़गांव संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुड़गांव का नाम आते ही एक हाई प्रोफाइल संसदीय सीट की तस्वीर उभरती है। हाई राइज बिल्डिंग्स, जगमगाता शहर, 5 स्टार होटल्स, प्रोफेशनल्स, रियल एस्टेट बिजनेस का दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की, शहरीकरण के परिपाटी के अलावा गुड़गांव सिटी से लगे सोहना को देखें तो टूटी फूटी सड़कें, बेहाल आम आदमी, बेरोजगारी की मार झेलता युवा। साइबर सिटी है पर बिजली पानी की किल्लत है, सुरक्षा के नाम पर सिफर। गुड़गांव के अंतर्गत आने वाले मेव क्षेत्र में बिजली पानी की कमी और शिक्षण संस्थानों का अभाव है। यादव मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। संसद में क्षेत्र की नुमाइंदगी कांग्रेस के राव इंद्रजीत सिंह करते थे, लेकिन 3 बार सांसद रहे राव पाला बदलकर इस बार भाजपा में शामिल हो गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील घोटाले और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए अपनी पार्टी छोड़ दी थी। संसद में राव इंद्रजीत की उपस्थिति 80% रही। 2 बहस में हिस्सा लिया और 10 सवाल पूछे। भाजपा ने चुनावी मैदान में राव इंद्रजीत सिंह को उतारा है। कांग्रेस से राव धर्मपाल चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही आप पार्टी के योगेंद्र यादव साइबर सिटी के युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इनेलोद ने मुस्लिम वोटों की निर्णायक भूमिका को देखते हुए जाकिर हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्षेत्र में कुल 18,44,000 वोटर हैं। राव इंद्रजीत सिंह को योगेंद्र यादव से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। अहीर वोटों का बंटवारा होने का अनुमान है। पिछली बार जाकिर हुसैन बसपा के टिकट पर लड़े थे और उन्हें राव इंद्रजीत सिंह ने हराया था। अरविंद जी, योगेंद्र यादव कहां पे टिके हैं? देखिए, योगेंद्र जिस किस्म के कैंडिडेट हैं और जिस किस्म की पॉलिटिक्स करते रहे हैं या जिस किस्म की पढ़ाई लिखाई उनकी है, उस हिसाब से ये कंस्टिट्यूंसी मुश्किल वाली है थोड़ी। आधे से भी ज्यादा ग्रामीण फिर शहरी। तो ग्रामीण इलाकों में उनके लिए अच्छी बात सिर्फ ये है, यादव और मेव भरे हुए हैं। यादव वो खुद हैं और मेवों से एक किस्म का नाता ये है कि उनका मुस्लिम प्रेम उनके परिवार का है। घर में उनको सलीम नाम से पुकारते रहे हैं। माँ बाप उनके दादा दंगों की भेंट चढ़े, हेडमास्टर थे और दंगा रोकने में मारे गए। तो उस किस्म से मेवों के इलाके से। अरविंद जी, योगेंद्र यादव पे शायद यही आरोप लग रहे हैं कि जाति की राजनीति कर रहे हैं, अहीर वोटरों को लुभा रहे हैं और जो मुस्लिम मेव इलाके हैं वहां पे सलीम नाम से वोट मांग रहे हैं। अब ये योगेंद्र यादव के लिए चार्ज हो जाए और इंद्रजीत के लिए न हो और बाकी लोगों के लिए न हो जो शुद्ध इसी गणित से आए हैं, ये 2 पैरामीटर नहीं चलेगा। योगेंद्र भी अगर मान लीजिए ये कर रहे हो तो इसलिए उन पे अखरता है कि वो आप पार्टी के नेता हैं और उनकी पर्सनैलिटी उस किस्म की नहीं है। अरविंद जी, जाकिर हुसैन की बात करें तो पिछले बार बसपा से चुनाव लड़े थे और उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी राव इंद्रजीत को। इस बार क्या लगता है आपको? बसपा के वोट बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ मेवों के वोट नहीं, इस इलाके में बसपा के वोट भी महत्वपूर्ण है और शेड्यूल कास्ट वोट काफी है। तो उस हिसाब से उनको दोनों वोट मिले थे जिसके बल पे वो पिछली दफे लड़े हैं, ठीक लड़े हैं और उनको मेरे ख्याल से करीब 2 लाख वोट आए थे। 2.25 लाख वोट राव इंद्रजीत को हैं, उनको 2 लाख वोट थे। इस बार इतने वोट तक वो पहुंच पाएंगे इसमें शक है, क्योंकि मुख्य मुकाबले में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। हो सकता है दिखने लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने गुड़गांव सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वो मतदाताओं से कह भी रहे हैं कि राव धर्मपाल नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं यहां। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी उनका कैंडिडेट 4थे नंबर पे है, क्योंकि अगर 3 यादव कैंडिडेट हैं तो उसमें साधन, पैसा, पहचान, परिचय, इन सब में वो कैंडिडेट सबसे दबा मंत्री होने के बाद। योगेंद्र की दिक्कत अब जो दिखाई देने लगी है वो साधनों की कमी है।
आपके कैंडिडेट सब जगह इस लेवल के कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि आपको तो अरविंद जी, आपको लगता है यहां वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है? ध्रुवीकरण होगा और राव इंद्रजीत के खिलाफ खासतौर से जो मेव वोट हैं वो किसी एक ही पॉइंट पे जाएंगे और वो लड़ाई महत्वपूर्ण है कि वो मेव कैंडिडेट को जाते हैं या योगेंद्र को जाते हैं। अगर योगेंद्र पे वो वोट आ गए तो फिर योगेंद्र आगे हैं या योगेंद्र बहुत बढ़िया ढंग से। और जाट वोट कितने निर्णायक होंगे? जाट इस इलाके में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए जाटों की गिनती बहुत ज्यादा यहां नहीं की जाती, लेकिन जाट वोट भी निर्णायक होंगे। तो गुड़गांव की आखिरी निर्णायक आखिरी तस्वीर मेरे हिसाब से जो 2-3-4 दिन पहले की रिपोर्ट थी, राव इंद्रजीत साधन से और पहुंच से काफी मजबूत स्थिति में थे। वोट करेगा इंडिया में ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम आपको ले चलेंगे हरियाणा की एक और महत्वपूर्ण संसदीय सीट भिवानी महेंद्रगढ़ की चुनावी यात्रा पर। सच दिखाने की ये जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। भारत, जहां कदम कदम पर बदले स्वाद, हर प्रदेश के हैं अपने व्यंजन। अब पूरे देश की चुनिंदा रेसिपीज आपकी रसोई में। देखिए कदम कदम पर बदले स्वाद, हर शनिवार दोपहर 2:30 बजे। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मोइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। यस बैंक के साथ पाइए 7% अपने बचत खाते पे। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियंस। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर, उसी हथेली पे घर बना लो कि घर वही है और पनाह भी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है 2014 के चुनावी घमासान को अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम हथियार मुहैया कराने वाले शो वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। आइए अब आपको ले चलते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की चुनावी यात्रा पर। हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जाती है भिवानी महेंद्रगढ़। यह सीट तीनों लाल, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल के लालों के टक्कर की गवा रही है। यहां तीनों लाल परिवारों ने हार और जीत का स्वाद चखा है।
भिवानी महेंद्रगढ़ जाट बहुल सीट है, लेकिन अहिर मतदाताओं की भूमिका भी बेहद अहम है। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी करती हैं। संसद में श्रुति की उपस्थिति 81% रही। कुल 24 बहस में हिस्सा लिया और 664 सवाल पूछे। क्षेत्र की जनता से किए ज्यादातर वादों को वो पूरा नहीं कर पाई हैं। साथ ही हुड्डा और केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। जहां खापों का वर्चस्व हो, वहां जाट आरक्षण का शिगुफा भी असरदार साबित नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने श्रुति चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है। भाजपा हज का गठबंधन से धर्मवीर सिंह, बसपा से वेदपाल तंवर और आप पार्टी से ललित अग्रवाल मैदान में हैं। इन्हें लोग ने राव बहादुर सिंह, जो वर्तमान विधायक हैं, उनको टिकट दी है। अगर यहां पे कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें तो उनके खिलाफ कितना एंटी इनकम्बेंसी दिखता है आपको? छोटे पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो बड़े मजे से सारा दोष मुख्यमंत्री के मत्थे मर देंगी और मरती रही हैं। अभी तक जो पॉलिटिक्स हरियाणा में चलती है कि जितने भी लीडर हैं इस किस्म, अम्बाला मान लीजिए आप, शैलजा, जो कुछ भी हो रहा है वो चीफ मिनिस्टर की सर, केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है और इसमें हुड्डा अपने आप में विलन बन जाए, ये बहुत ही त्रासद चीज है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हुड्डा की अपनी फंक्शनिंग भी मेरे ख्याल जिम्मेवार है। राव इंद्रजीत भी जो निकले हैं पार्टी से, उसमें भी हुड्डा मुख्य विलेन है। यह कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भीतर घात के संकट से जूझ रही है। निश्चित रूप से अगर आप पहले दिन से विरोध कर रही हैं चीफ मिनिस्टर का, तो उस तरफ से भी आपको कोई बहुत गुलदस्ता नहीं मिलने वाला है। कहते हैं भाजपा ने यहां पैरवी की टिकट बांटी तो कांग्रेस पुनः जिंदा हो गई है। भाजपा की टिकट का झगड़ा हर सीट के लिए है। नहीं, इस सीट को लेकर बात कही जा रही है कि धर्मवीर सिंह ने रामविलास शर्मा के साथ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके साथ साठगांठ की और कुछ उपकृत किया, तब जाकर उनको ये टिकट मिली है। अब देखिए, रामविलास शर्मा अगर उपकृत हो जाए तो हरियाणा बीजेपी में दूसरा कौन बचेगा? और धर्मवीर हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं, चौटाला के साथ रहे, भजनलाल के साथ रहे और 9.5 साल हुड्डा से लाभान्वित होते रहे और इन चुनाव के वक्त उनका साथ छोड़। ये रामविलास शर्मा से बढ़िया कोई नहीं जानता कि 10 कैंडिडेट उनके पास हरियाणा में लड़के जीतने लायक नहीं है। हुड्डा की वजह से भी। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि भाजपा को लेकर हरियाणा के जाटों का रुझान कुछ बदला है? अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो पार्टी जिसके साथ वो ब्रांड हो रही है, जिस वोट बैंक पे उसने नजर अभी तक रखी है, वो जाट वोट बैंक नहीं है। अब आखिरी दौर में आके वो जरूर कुछ जाट उम्मीदवार मजबूत देख के कोशिश कर रही है कि उधर घुसपैठ करे। तो यहाँ लड़ाई आपको किसके बीच दिख रही है? नहीं, यहाँ कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है मुख्य रूप से, निश्चित रूप से। लेकिन आईएनएलडी को आप आउट मत करिए। जाटों का वोट किस तरफ जाता है, इस पर नजर रखना अपने आप में जरूरी है और उसने होशियारी यही की है कि आहिर कैंडिडेट दिया। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। ये वक्त होता है आपको नेट पर तेजी से वायरल हो रहे एक मजाकिया वीडियो दिखाने का। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको हरियाणा की 3 और महत्वपूर्ण संसदीय सीटों की चुनावी यात्रा पर ले चलेंगे, यानी हिसार, करनाल और रोहतक की चुनावी यात्राओं पर। आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से हमें वाकिफ करा सकते हैं। कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार,
गुड नाइट। हम आपको लेकर चलेंगे हिसार, करनाल और रोहतक की चुनावी यात्राओं पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। देश एक, बहुत सारे प्रदेश, उसमें 672 जिले, हर जगह 24 घंटे तैनात है हमारा कैमरा, हर उस खबर के लिए जिससे वास्ता हो आपका। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के अंदर दीवार खड़ी करने का काम हो रहा है। जनता नहीं सहेगी। पूरा एंटी करप्शन को खत्म किया हुआ था इन लोगों ने। सच्चाई देखिए, 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने बनाई। भ्रष्टाचार काम करने नहीं देना चाहते। कश्मीर के मसले को सियासी सतह पर देखा जाए, सरकार बचे या गिरे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जिसका असर हो आप पर। इतने मसाइल बढ़ चुके हैं। टैक्सेस हैं जो परेशान करते, चिल्ला रहे, कोई नहीं सुन रहा है। जिस खबर का असर है पूरे राष्ट्र भर में, राष्ट्रीय समाचार। हमर आपके खूब झमाझम। निर्दया रे राम दुहैया रे, न तो माया लगे। रंग रंग के कलाकार। छुनुर छुनुर पैरी बाजे रे गोरी, तेरा मचले छुरी रे। आनी बानी के कलाकार। चम 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 चमकाते ढोल बिंदिया, बिंदिया उड़ाए गोरी मोर निंदिया। छत्तीसगढ़ के गांव गांव के कलाकार, कोना कोना के कलाकार। इंडिया लेके रात रानी, सूरजमुखी ले चैना, सुध बुध लेके करियक पोखरा, मुंगरा करे दीवाना। हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ETV न्यूज। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में एक ओर जहां वर्तमान आर्थिक चुनौतियों की चर्चा है, वहीं राम जन्मभूमि जैसे संवेदनशील मसले पर भी पार्टी ने अपनी बात रखी है। राष्ट्रीय सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर भाजपा ने सबको कुछ खास तरह से सपने दिखाए। सबका साथ सबका विकास के मोदी के नारे के साथ भाजपा ने अपना घोषणा पत्र देश की जनता के सामने रख दिया।
घोषणा पत्र के अंत में राम मंदिर, राम सेतु, गंगा और गौवंश जैसे सांस्कृतिक महत्व के मुद्दों पर भाजपा ने अपनी राय स्पष्ट की है। राम मंदिर के संबंध में पार्टी ने कहा कि वो मंदिर निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है और इसके लिए वो सभी संभावनाओं की तलाश करेगी। साथ ही गंगा की सफाई के लिए पार्टी बड़ा अभियान चलाएगी। भाजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। वहीं भाजपा शासित राज्यों की लोकप्रिय योजनाओं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि, लाडली लक्ष्मी और चिरंजीवी को पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है। भाजपा ने शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने की बात कही है। पार्टी ने कहा कि वो जीडीपी का 6% हिस्सा सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च करेगी। शिक्षा विकास के तहत माध्यमिक स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, राष्ट्रीय ई लाइब्रेरी बनाना, यूजीसी को उच्च शिक्षा आयोग में बदलना जैसी बातें शामिल हैं। शिक्षा के विकास के साथ साथ रोजगार कौशल निर्माण पर जोर देने की बात भी कही गई है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एश्योरेंस मिशन के गठन की बात कही है। हर राज्य में एम्स जैसे संस्थान बनाने का जिक्र भी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देसी शोधों को बढ़ावा देने के लिए योग और आयुष पर सार्वजनिक निवेश की बात कही गई है। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा कि वो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा 108 को पूरे देश में लागू करेगी और राष्ट्रीय ई स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन करेगी। पार्टी का सबसे ज्यादा ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पर है, जिसको पटरी पर लाना भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती बताया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा मनरेगा जैसी योजनाओं को संपत्ति निर्माण से जोड़ेगी, विकास को बगैर बाधित किए वित्तीय घाटे को कम करेगी, सभी राज्यों को जीएसटी के लिए तैयार करेगी। पार्टी को मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई से परहेज है, लेकिन अगर नौकरी और पूंजी सृजन के लिए विदेशी निवेश का ऑफर मिलता है तो इससे वो इनकार नहीं करेगी। काले धन को वापस लाने के लिए पार्टी ने विशेष टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। पार्टी कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश को बढ़ावा देने पर विश्वास करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुधार की बात भी है तो एनआईए जैसी एजेंसियों को मजबूत करने का वादा है। पार्टी ने खुफिया एजेंसियों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही है। पार्टी ने पूर्वोत्तर भारत का विकास शेष भारत के समान करने का वचन दोहराया है। इतना ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष बुनियादी ढांचे की भी बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के 3 क्षेत्रों के समान विकास की बात घोषणा पत्र में शामिल है। जहां तक बात जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 की है तो पार्टी ने इसे हटाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि इसके लिए सभी पक्षों से बात की जाएगी। प्रशासनिक बेहतरी के लिए पार्टी ने नीति आधारित, लोक केंद्रित, समयबद्ध सेवा आपूर्ति, न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रशासन की बात कही है। पार्टी ने कहा है कि वो लोकपाल जैसी संस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी ने गुजरात की तर्ज पर पूरे देश में ई ग्राम और विश्व ग्राम योजना लागू करने और हर गांव में ब्रॉडबैंड सेवा देने की बात कही है। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने अल्पसंख्यकों से भेदभाव रहित अवसर का वादा किया है। साथ ही उर्दू को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की बात भी कही है। कुल मिलाकर कहें तो भाजपा के घोषणा पत्र में जितना बन सका पार्टी ने मोदी के एजेंडे को जगह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र क्या कुछ है, क्या कुछ सार है उसका, वो तो आपने देख लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है उसे कांग्रेस पुरानी बोतल में नई शराब बता रही है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष माणक अग्रवाल ने कहा है कि घोषणा पत्र में ऐसा कोई कॉन्क्रीट कार्यक्रम नहीं है जिससे लोगों को ये पता चल सके कि इतने दिनों में पानी और इतने दिनों में मकान मिलेगा। देखिए, घोषणा पत्र जो बीजेपी का आया, पुरानी बोतल में नई शराब उन्होंने भर दी है। और जिस तरीके से राम के मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वो हमेशा आते हैं। जब उनकी सरकार थी एनडीए की, उस समय राम मंदिर नहीं बनाया, लेकिन भगवान राम के नाम से चंदा जरूर इकट्ठा कर लेते हैं। धार्मिक भावनाएं फैलाकर देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश बीजेपी करती है और आंकड़ों के खेल खेलती है। इसके अलावा उस घोषणा पत्र में कुछ नजर नहीं आता। कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम नहीं है कि हम इतने दिनों में सबको मकान उपलब्ध करवाएंगे, इतने दिनों में सबको पानी उपलब्ध करवाएंगे। कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम उसके अंदर उन्होंने नहीं दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी तो कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये जारी हुआ है इस पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस निशाना साध रही है। सभी जो विपक्षी सियासी दल हैं, विरोधी सियासी दल हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर
निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। कई सारे लोगों का ये कहना है कि ये पुरानी बोतल में नई शराब है, पुराना घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, वैसा ही कुछ घोषणा पत्र, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इसके अलावा अन्य दलों की तरफ से भी। लेकिन इस बीच एक सवाल और भी उठ रहा है कि आज लोकसभा चुनाव का पहला चरण था और मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही थी। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। क्यों पहले जारी नहीं कर दिया गया, इस पर एक सवाल उठ रहा है। अगर ज्यादा पहले जारी कर दिया जाता तो जनता इसको आसानी से समझ सकती है, आसानी से वो ये जान सकती है कि क्या कुछ उसे फायदे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ प्रोग्राम घोषित कर रही है, क्या कुछ अपनी घोषणा पत्र में क्या कुछ उसने प्रोग्राम बनाया है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, आज इसे जारी किया है। इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा सुनील पांडे हैं, भाजपा के नेता। सबसे पहले सुनील पांडे जी से ही हमारा सवाल रहेगा। सुनील पांडे जी, इतना वक्त क्यों लगा भारतीय जनता पार्टी को अपना घोषणा पत्र तैयार करने में, घोषित करने में, और वो भी तब जब आज चुनाव शुरू हो गए, आज पहले चरण का मतदान था? क्या कारण रहा कि आज ही घोषणा पत्र जारी किया गया? ठीक है, जी सुनील जी, सुन रहा हूं मैं। ठीक है, हो सकता है इसमें देरी हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति भी साफ है और नियति भी साफ है। ये और पूरे देश की जनता और देश के लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा शासन रहेगा। मोदी जी का गुजरात का रोल मॉडल सबने देखा हुआ है और इसके आधार पर पूरे देश में जो भ्रष्टाचारी है, जो बेरोजगारी, इसको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन दे सकती। जी सुनील जी, आपको क्या नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी की लहर का, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र से ज्यादा इस बात पर भरोसा करने लग गई है कि मोदी की लहर चल रही है तो घोषणा पत्र ज्यादा महत्व नहीं रखता, इसीलिए इसको लेट कर दिया गया? क्योंकि आज 7 तारीख है, पहले चरण का मतदान शुरू हो गया, उसके बाद अगर आप घोषणा पत्र जारी करते हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? नहीं, इसके मायने तो साफ है साहब। मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो कार्यशैली है उसकी भी लहर है। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी पंच निष्ठाओं में विश्वास करते हुए कार्य करती है और पूरे देश को मालूम है कि देश में क्या चल रहा है, देश का क्या हाल बना रखा है, देश को कहां से कहां ले जाकर के छोड़ने वाले हैं ये लोग। तो कम से कम इस देश में सुशासन आना चाहिए। सुशासन, आप सुशासन की बात कर रहे हैं, आपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आपने उल्लेख किया है, घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातों का उल्लेख किया, बहुत सारी बातें हैं। वो मुद्दों पर भी मैं आऊंगा कि कौन कौन से मुद्दे आपने रखे हैं और कहां यू टर्न लेने जैसी नौबत भी बीजेपी ने दिखाई है, ऐसी परिस्थिति बन रही है। लेकिन सवाल मेरा ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना घोषणा पत्र पहले जारी नहीं कर देना चाहिए था? क्योंकि आप बोल रहे हैं मोदी की लहर, अगर घोषणा पत्र में इतना बहुत कुछ अच्छा है तो इसकी लहर भी बन जाती। तो इतनी देर क्यों लगी? मेरा सवाल यह है कि इतनी देर क्यों लगी और 7 तारीख क्यों चुनी गई? आज की स्थिति में ये घोषणा पत्र तो बहुत ज्यादा मायने मेरे ख्याल से नहीं रखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है। पूरे देश की जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन अन्य प्रदेशों में जो सरकार है बीजेपी की, उन्होंने कैसा काम किया है और मोदी जी क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। चलिए ठीक है, आपका जवाब मुझे मिल गया सुनील जी। के मिश्रा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका मिश्रा जी। और एक पांडे जी ने एक शब्द बोला कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, आपके पक्ष की बात उन्होंने कह दी। देखिए, सच्चाई जुआ पर आ जाती है और आदरणीय पांडे जी ने जो अपने कथन कहे हैं वह उसी सच्चाई का प्रतिबिंब है। जहां तक आपने उल्लेख किया कि देश में मोदी जी की लहर है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश में मोदी जी की लहर नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का कहर है। और यही कारण रहा कि विजन डॉक्यूमेंट्स किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र होता है जी, और विजन डॉक्यूमेंट बहुत खुशी के साथ इजहार करते हुए उसे डॉक्यूमेंट जारी करना चाहिए जी। मगर जो स्क्रीन पर अभी चेहरे दिखाई दे रहे थे
उसे लोकार्पित करते हुए ऐसा लग रहा था कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक कंडोलेंस मीटिंग में खड़े हुए, श्रद्धांजलि सभा में खड़े हुए हैं। यह अपने आप में चेहरा ही बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पराभव की ओर जा रही है और मोदी जी के कार से एक शत विकसित होकर अडवाणी जी पड़े हैं, तो लालजी टंडन पड़े हैं, तो जसवंत सिंह जी हैं, तो लाल मुनि चौबे जी हैं, मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी जी हैं, रघुनंदन जी शर्मा हैं। तो जो कार भारतीय जनता पार्टी में